हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल से। वैसे कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ में हम लोग बात करते हैं चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में। हम सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब दो चार्जेस एयर में होते हैं तो उनके बीच फोर्स की इक्वेशन होती है 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स होते हैं। यहाँ 1/4πε0 की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 by R स्क्वायर। दोस्तों, अगर यही चार्जेस मीडियम में होते हैं तब हम इस इक्वेशन में 1/4πε0 के साथ यूज कर लेते हैं के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो इस लॉ से रिलेटेड हैं। सबसे पहले सपोज हमें दो चार्ज दिए 3 माइक्रो कूलम और सपोज 2 मिली कूलम और इनके बीच का डिस्टेंस दिया 1 मिलीमीटर। हमसे कहा इन चार्जेस के बीच फोर्स कैलकुलेट करिए। तो बेटा, अगर हम इन चार्जेस के बीच फोर्स कैलकुलेट करें तो हम सभी को सबसे पहले तो यूनिट पे ध्यान देना होगा। चार्जेस की यूनिट कूलम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर हमें यूज करना है। तो चार्ज Q1 अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो Q1 है 3 माइक्रो -6, Q2 2 मिली मतलब 10⁻³ कूलम और डिस्टेंस जो है वो है 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। ये सिंपल कन्वर्सेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्स की। तो F = फॉर्मूला है 9 × 10⁹ Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू 3 × 10⁻⁻6 और Q2 की वैल्यू होगी 2 × 10⁻³ अपॉन में डिस्टेंस 10⁻³ का स्क्वायर। अब हम यहां पर इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम देखते हैं तो 3 × 2 × 6 × 10⁻9 डिवाइडेड बाय 10⁻6। फर्दर सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 54 × 10⁻6। चूंकि ये फोर्स है इसलिए हम इसकी यूनिट लिखेंगे न्यूटन। तो आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल वे में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें दो चार्जेस की हमें वैल्यू और डिस्टेंस दी हुई थी। लेकिन हर बार क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप अगले लेवल पर चलते हैं। तो सबसे पहले अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरा उनके बारे में हम डिस्कस कर लें। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और जो हमें पता भी होना चाहिए वो ये है कि आपसे कहा जाए कि दो इलेक्ट्रॉन्स, सपोज दो इलेक्ट्रॉन कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं। आपसे कहा जाए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो निकालें। तो ये रेशो कितना आता है दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो दोस्तों, सपोज एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। डेफिनेटली दोनों इलेक्ट्रॉन ही चार्ज हैं, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा क्योंकि इनका मास भी होता है। तो अगर हम इनके इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो फॉर्मूला होगा Fe 1/4πε0 Q1 Q2। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E, सेकेंड वाले पर भी E से रिप्रेजेंट करेंगे और अपॉन में R स्क्वायर। तो Fe 1/4πε0 जो कांस्टेंट है इसको अगर मैं यहाँ K डैश से रिप्रेजेंट करूं तो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का K डैश E²/R²। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। तो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला हम सभी को पता है
Gm1m2/r²। चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय r²। तो दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास आया Gme²/r²। अब अगर हम इनका रेशो निकालते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेशो की वैल्यू मिलती है वो है यहां डिस्टेंस कैंसिल आउट होगी। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो हमारे सामने है k'(e²/Gme²। यहां पर 2 बार मास है इसलिए me²। अब आप इस इक्वेशन में ध्यान दें तो k' का मतलब होता है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू आप बहुत अच्छे से जानते हैं 9 × 10⁹। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11, और इसी तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। जब हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशो है वो निकल के आता है 10⁻42। यस, 10⁻42। आप देख सकते हैं ये रेशो बहुत ही ज्यादा है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, और ये रेशो लगभग 10⁻42 है। ओके, अब यही क्वेश्चन अगर हमसे कहा जाए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, इस रेशो को फाइंड करिए। तो अगर हम यही क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए रिपीट करें तब हम देखेंगे कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं और जो वैल्यू आती है जो हमारे सामने लिखी हुई है Fe/Fg, यहां k'(e²) क्यों सेम रहेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्जेस सेम हैं, नेचर अपोजिट है पर चार्जेस की वैल्यू सेम है, डिवाइडेड बाय G। पिछली बार 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इसलिए मास इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्व हुए थे, इस बार एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो यहां पर एक मास इलेक्ट्रॉन का और दूसरा मास प्रोटॉन का होगा। तो अगर आप सेम मेथड फॉलो करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए रेशो इस तरह आएगा, और आप जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू 10⁻42 से थोड़ी कम इसलिए आती है क्योंकि 10⁻42 इलेक्ट्रॉन्स के लिए थी, और यहां पर अब एक प्रोटॉन आ गया है। प्रोटॉन का मास चूंकि थोड़ा ज्यादा है तो डेफिनेटली ये वैल्यू थोड़ी कम होगी, और ये वैल्यू आती है 10⁻39। और दोस्तों अगर वैसे ही हम लोग यही रेशो 2 प्रोटॉन्स के लिए निकालते हैं तो आप समझ गए होंगे कि इस इक्वेशन में एक छोटा सा चेंज आएगा, k'(e²/Gme। इस बार दोनों प्रोटॉन हैं इसलिए यहां पर भी मास ऑफ प्रोटॉन होगा, और ये वैल्यू 10⁻39 की जगह 10⁻36 हो जाएगी। तो यस, ये हमें वैल्यूज याद रखना होगी। तो सुनिएगा फिर से, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आता है 10⁻42। मैं साइड में लिख देता हूं बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। यही रेशो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जब हम निकालते हैं तो 10⁻39 बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और यही रेशो जब हम निकालते हैं बिटवीन 2 प्रोटॉन्स तो आता है 10⁻36 बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है जिसमें ये फिगर्स हमें याद रखना है बहुत अच्छे से। एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है चेक करिए ये रेशो डायमेंशनलेस है या नहीं, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ये रेशो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कुछ देर पहले यहां के
की जगह हमने के डैश लिखा था। इस क्वेश्चन में भी आपको के का मीनिंग दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो क्वेश्चन में दिया गया है के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी, ये रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू क्या होती है और उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो देखिए कुछ देर पहले हमने बात की थी, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो यस, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट बताएंगे कि दिस रेशियो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख के आएंगे 10⁻39। और यस, इट इज अ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस इसलिए क्योंकि ये फोर्स का रेशियो है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, किस तरह से स्टेबल अनस्टेबल होता है, इसको समझाने का एक सिंपल सा तरीका पहले आप समझ लें। सपोज एक बाउल में बॉल रखी है, एक बाउल में इस तरह से बॉल रखी है। अगर इन दोनों बॉल्स पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो दोनों ही बॉल्स इक्विलिब्रियम में होंगी। एक डिफरेंस इतना है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है और ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। इसको हम कैसे समझेंगे? तो देखिए, अगर मैं इस बॉल को जरा भी डिस्टर्ब करूं तो ये बॉल वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगी, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जबकि मैं यहां पर अगर बॉल को जरा भी डिस्टर्ब करूं तो ये बॉल परमानेंटली अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब होगी, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो दोस्तों, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, पहली बात, और दूसरी बात यहां पर ये स्टेबल और अनस्टेबल कुछ भी हो सकता है। अब हमें कुछ क्वेश्चन स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के करना होंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें 3 चार्जेस दिए हैं, सपोज +4e +e, और इनके बीच कहीं कोई चार्ज Q, A, B और C। 2 चार्जेस 4e और E के बीच का डिस्टेंस दिया है हमें R। सपोज हमें ये कहा गया है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सपोज दिस सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, मीन्स आपको इनके बीच की ये डिस्टेंस x जो है इसको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन होगा, इन द गिवन सिस्टम इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या वाकई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, और होगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल या अनस्टेबल। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं बीच वाले चार्ज, फिलहाल इन्होंने साइन हमें नहीं दिया है तो अंडरस्टूड है, हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे। अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को जरा भी लेफ्ट डिस्प्लेस करते हैं तो हम देखते हैं इन दोनों चार्जेस के बीच का रिपल्शन इंक्रीज होता है, तो ये चार्ज वापस अपनी जगह आ जाता है। अगर आप इसको इस तरफ मूव करते हैं तब भी इनके बीच का अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, तो ये चार्ज फिर से यहां पे आ जाता है। मतलब इस चार्ज को किधर भी डिस्प्लेस करें ये वापस अपनी पोजीशन पर आएगा, मतलब ये चार्ज जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब हमसे कहा गया है आप ये डिस्टेंस x कैलकुलेट करके बताइए। तो दोस्तों, अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तब हम ये कह पाएंगे कि A और C इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स और B और C इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो इक्वल होगा। मतलब फोर्स बिटवीन चार्ज A एंड C शुड बी इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन चार्ज B एंड C। तो दोस्तों, A और C के बीच का अगर हम फोर्स निकालते हैं तो वो आता है K, Q1 मतलब 4E, Q2 मतलब Q और अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस अगर हम निकालें तो ये डिस्टेंस R
ये x, तो ये बची डिस्टेंस होगी r माइनस एक्स, तो यहां आ जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वैसे ही बेटा अगर हम b और c के बीच फोर्स निकालते हैं तो फोर्स आता है k q1 q2 बाय r, मतलब डिस्टेंस x का स्क्वायर। अब आप यहां कांस्टेंट को कैंसिल कर सकते हैं, q से q को भी कैंसिल कर सकते हैं, e से e को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 4 बाय r माइनस एक्स का स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देखें, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 4x स्क्वायर r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट 2x प्लस माइनस r माइनस एक्स, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। अगर हम लें तो 2x मिलेगा r माइनस एक्स, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी r/3, जबकि अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो हमें मिलेगा 2x माइनस r प्लस एक्स। अगर हम इसको उधर शिफ्ट करें तो 2x माइनस एक्स होगा माइनस r, x की वैल्यू माइनस r, जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें माइनस नहीं लेना है, तो x की वैल्यू आ गई r/3। ओके, तो इस तरह से इक्विलिब्रियम वाले हमने क्वेश्चन को समझा। अब इसी इक्विलिब्रियम में एक वैरायटी और आती है, इस इक्विलिब्रियम की एक वैरायटी और हम समझते हैं। इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे एक वैरायटी और जिस तरह से पूछी जा सकती है वो है, सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं Q, दोनों पॉजिटिव चार्ज दिए हैं हमें, और हमसे कहा इनके बीच में कोई एक Q चार्ज इस तरह से रख दिया जाए। अब इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है r, सपोज A और B पॉइंट और ये C। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि आप इस इक्विलिब्रियम को चेक करिए, ये स्टेबल है या अनस्टेबल, पहली बात। और दूसरी बात हमसे ये कहा गया कि आप इस Q सेंटर वाले कैपिटल Q की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर देखें ये स्टेबल है या अनस्टेबल। अगर ये सभी चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये चार्ज और ये सभी आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को जरा भी लेफ्ट या राइट डिस्प्लेस करूं तो मैं देखूंगा इसको इधर शिफ्ट करने पर इनके बीच का रिपल्शन इंक्रीज होगा और ये वापस इधर आएगा, इसको इधर शिफ्ट करने पर भी इनके बीच का रिपल्शन इंक्रीज होगा और ये रिटर्न आएगा, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब मुझे कहा गया इस चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। तो देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैपिटल Q चार्ज की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो हम A और C के बीच के फोर्स को अगर इक्वल कर दें B और C के बीच लगने वाले फोर्स के, जैसा हमने पिछली बार किया था, तो एक प्रॉब्लम इसमें ये होगा, हम यहां पर Q की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप A और C के बीच जब फोर्स कैलकुलेट करोगे तो यहां पर एक चार्ज इन्वॉल्व होगा Q, दूसरा चार्ज इन्वॉल्व होगा कैपिटल Q, और अपॉन में जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। वैसे ही RHS में जब इनके बीच का फोर्स निकालेंगे तो यहां पर चार्जेस इन्वॉल्व होंगे, फिर से ये दोनों और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहां पर ये सभी कैंसिल हो रहे हैं, तो हम Q की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर हमसे चार्ज की वैल्यू ये पूछते हैं कैलकुलेट करने के लिए, तो उस केस में हम यहां पर इस पर लगने वाला फोर्स इक्वल नहीं करेंगे। ऐसा करने पर हमें वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो उस केस में हमें करना क्या होगा फिर? तो सुनिए, अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन मिलता है कि हमें चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहला काम हमारे पास ये होगा कि हम इनके बीच डिस्टेंस को मेजर करें, कैलकुलेट करें। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देख के हमें समझ में आ रहा है, इट्स अ कॉमन सेंस, कि दोनों चार्जेस आसपास वाले इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब डेफिनेटली ये चार्ज सेंटर पर ही इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होगा r/2 और इनके बीच का डिस्टेंस भी होगा r/2। अगर हमें यहां चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग दिया होता
तो फिर हम डिस्टेंस मेजर करते पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहां पर हमें चूंकि मैग्नीट्यूड इक्वल दिया है तो हम डायरेक्ट लिख पाएंगे कि ये दोनों चार्जेस के सेंटर पे रखा होगा चार्ज। अब मुझे कहा गया आप इस चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करिए, तो इस क्वेश्चन में मैं बेटा क्यू की वैल्यू निकालने के लिए फिर से फोर्सेस को इक्वल करूंगा, लेकिन यहां पर रखे चार्ज पर नेट फोर्स 0 लेने की बजाय अब मैं या तो कैपिटल ए या कैपिटल बी इन दोनों में से किसी एक चार्ज पर फोर्स 0 लूंगा। क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो तीनों चार्जेस पे लगने वाला फोर्स 0 होगा। अगर मैं ए वाले क्यू चार्ज पर नेट फोर्स 0 लेता हूं, मतलब ए पर फोर्स लगाएगा सी पे रखा चार्ज, मतलब फोर्स बिटवीन ए सी शुड बी इक्वल्स टू ए पर फिर से फोर्स कौन लगाएगा, बी पे रखा क्यू चार्ज, मतलब फोर्स बिटवीन ए बी। तो दोस्तों फोर्स अगर हम ए पे लेते हैं तो ए और सी के बीच और ए और बी के बीच का फोर्स इक्वल होगा। ए और सी के बीच का फोर्स अगर हम निकालते हैं तो के डैश Q1 Q2 बाय इनके बीच का डिस्टेंस होगा R/2 का स्क्वायर, जबकि ए और बी के बीच अगर हम देखें तो के डैश Q बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा R²। के डैश फिलहाल कैंसिल होगा, एक Q से Q भी कैंसिल होगा। अब आप देख पाएंगे एक Q जिसकी वैल्यू हमें निकालना है ये यहां पर रह जाएगा। R/2 का स्क्वायर होगा R/4। फिलहाल यहां Q बाय R² से R² कैंसिल, Q की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगी Q/4। तो आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने यहां पर चार्ज की वैल्यू निकाली Q/4। तो जब भी आपसे इस चार्ज की वैल्यू पूछें तो एक बात ध्यान रखिए, आप नेट फोर्स इस पर निकालने की बजाय दोनों में से किसी भी एक चार्ज पर फोर्स निकालें, या तो लेफ्ट वाले पे या फिर राइट वाले पे।